हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों ये जो वीडियो है ये ऐसा वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को टच करेगा। इसमें आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऐसे ऐसे प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी एक क्वेश्चन नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट करके आपसे पूछे जाने का काम किया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में किस प्रकार का अंतर होता है, इसमें क्या अंतर बताया गया है। अगर हम कहीं कहीं बात करते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है, तो धन विधेयक को कौन देखता है, क्या लोकसभा देखती है या फिर राज्यसभा देखती है। अगर हम यहीं वित्त विधेयक की बात करते हैं तो वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक को कौन यहां पर देखने का काम करता है, किसके समक्ष पेश किया जाता है। इस टाइप के मुद्दे को हम यहां पर देखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस, अंतर को देखेंगे, जिससे कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन साथ साथ जो आपका मेन आपका मुख्य परीक्षा होगा, इन दोनों परीक्षाओं में आपको सहूलियत मिलेंगी। साथ ही साथ हम सामान्य विधेयक और धन विधेयक में भी अंतर को देखेंगे कि सामान्य विधेयक क्या होता है और धन विधेयक होता है। धन विधेयक हम किसको कहते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत हमको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि राज्यसभा तथा लोकसभा में क्या अंतर होता है, किसको हम राज्यसभा कहते हैं, किसको लोकसभा कहते हैं। क्या राज्यसभा में राष्ट्रपति साहब के पास अलग से पावर होती है कि वो लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, किसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, किसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ये आपके हर एक छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है, और इसी यूनिवर्सल टॉपिक को आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ये चीजें जानने का हक है और आपको जानना चाहिए। अगर आप इस टाइप की चीजों को जानते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, समाज के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपको जब बात करेंगे तो आप जब किसी के सामने अपनी बातों को रखेंगे तो वो आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, बताएगा कि नहीं आप जानकार आदमी हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यह है राज्यसभा तथा लोकसभा में अंतर की हम बात करेंगे। दो ही सभा है हमारे पास, एक को उच्च सदन के नाम से जानते हैं और एक को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। साथियों आप ये भी कहेंगे कि क्यों एक को उच्च सदन कहा जाता है, क्यों को एक को निम्न सदन कहा जाता है, क्यों इस प्रकार का पार्शियलिटी किया गया है कि एक को लोअर हाउस कहा गया है और एक को अपर हाउस कहा गया है। तो साथियों अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये कभी डिसॉल्व होने वाला नहीं है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं साथियों, तो लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है और नए चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं, और उस चुनाव से जो भी हम संसद महोदय को चुनते हैं उनको चुन करके हम लोकसभा में भेजते हैं, और लोकसभा में वो क्या करते हैं, जाके हमारा प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लोकसभा में जो चुन करके जाते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन अपना देते हैं, डायरेक्ट अपना मत देते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आप सभी लोग उस चुनाव के बारे में जान रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसी लोकसभा के बारे में हम साथियों यहां पे पढ़ रहे हैं। जो भी 18 साल से ऊपर का हो गया है, हमारे भाई हमारे बहन, वो सभी के सभी क्या करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को भेजने का काम करते हैं। यह बात आपको लोकसभा के लिए जानना बेहद जरूरी था। लेकिन यहीं पे अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा में हम तो किसी को भेजते ही नहीं है, तो सही बात है, राज्यसभा में आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, वहां पे चुन करके भेजा जाता है। अब आइए देखते हैं कि क्यों इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप किसी भी तरह से आप स्टूडेंट हैं तो। देखिए अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं साथियों, तो राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का तो प्रतिनिधित्व करता ही है, साथ ही साथ संघ शासित क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। कौन काम करता है, तो साथियों जो हमारा राज्यसभा होता है वो संघ शासित क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करने का काम
करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो साथियों राज्यसभा का अगर टोटल हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टोटल 250 की इसकी संख्या होती है। अगर हम इनके मेंबर्स की बात करते हैं तो टोटल 250 मेंबर्स यहां पे होते हैं। अगर आप कहेंगे कि 250 तो मेंबर यहां पे समझ में आ रहा है, 238 ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके परीक्षा में आंकड़ा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 238 जो मेंबर होते हैं साथियों, ये चुन करके भेजे जाते हैं। कहां से? राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से 238 मेंबर को तो चुन करके भेजा जाता है। लेकिन जब हम यहीं पे कहेंगे 238, 250 का टोटल संख्या है, ये आपका टोटल हो गया, ये क्या हो गया? ये टोटल हो गया। और भेजते कितने हैं? तो मात्र 238 लोगों को ही चुन करके भेजा जाता है। फिर भी यहां पे 12 लोग अभी कम आपको मिल रहे हैं, क्योंकि जब 238 में 12 ऐड करेंगे तब जाके वो 250 यहां पे कैलकुलेट आपका सही होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? अब 12 लोगों को कहां से खोजा जाएगा? उसको कौन खोज करके भेजेगा? उसको कौन प्रतिनिधित्व करके भेजेगा? तो उनको कोई नहीं करेगा, उनको राष्ट्रपति साहब के द्वारा क्या किया जाता है? उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का काम किया जाता है। अभी हम आगे चलेंगे और आगे इसके एक एक फैक्ट को यहां पे जानने का काम करेंगे। अभी तक आप लोगों ने लोकसभा के बारे में इतना देखने का काम कर लिया कि हाँ लोकसभा आपके लिए क्या करती है, तो ये चीज यहां पे आप लोगों ने देखा। राज्यसभा को आपने देखने का काम किया। अब यहां पे साथियों हम लोकसभा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोकसभा क्या होता है, लोकसभा के अंतर्गत कौन आता है। तो जब हम अगर हम लोकसभा की बात करेंगे साथियों, तो लोकसभा जो होती है वो जनता के ही प्रतिनिधित्व होते हैं। जनता उनको क्या करती है? अपना वोट देती है और वोट दे करके उनको कहां बैठाती है? जनता अपना डायरेक्ट वोटिंग करती है और वोट दे करके उनको निम्न सदन में, किसमें? निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा में उनको भेजने का काम करती है। यह होती है आपकी लोकसभा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यसभा आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा में टोटल 250 का स्ट्रेंथ होता है, 238 चुन करके आते हैं, 12 लोगों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। और जब हम लोकसभा की बात करेंगे तब एट द रेट आप 2024 को यहां पे याद कर लीजिएगा। एट द रेट 2024 को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 में नया लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। और जाहिर बात है जब 2024 का इलेक्शन होगा तो आप एडल्ट हो गए हैं, आप अपने एडल्ट सफरेज का इस्तेमाल करेंगे और आप अपने प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा में वो बैठ करके करते क्या हैं? सबसे तो बड़ा काम ये है कि लोकसभा में बैठ करके वो करते क्या हैं? तो लोकसभा में बैठ करके वो कानून बनाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा जो काम होता है लोकसभा का साथियों, वो है कानून बनाने का काम यहां पे लोकसभा में बैठ करके किया जाता है। अब यहां पर देखिए इसका जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, यह भी पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बता दिया है राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा में क्या होते हैं साथियों। राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुन करके भेजा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये 12 सदस्य किस सेक्टर से होने चाहिए? आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर साहब को भी भेजा गया था। कहां पे? राज्यसभा में भेजा गया था। तो ऐसे किस तरह से सचिन तेंदुलकर साहब को भेज दिया गया था राज्यसभा में? उसके लिए उनके पास क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन था, क्या स्पेशल नॉलेज था, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए साथियों, राष्ट्रपति साहब के पास पावर होता है कि 12 लोगों को वो क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। यह शब्द जरूर याद रखिएगा कि 12 लोगों को राष्ट्रपति महोदय साहब मनोनीत कर सकते हैं। यही वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आएगा। जब आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे शब्द दूसरा दे दिया जाएगा। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। व्हाटएवर जो भी ऑप्शंस वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बात होना चाहिए पता कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? 2 लोगों को मनोनीत करने का काम करते हैं। जहां जहां राष्ट्रपति साहब आएंगे वहां वो सिर्फ और सिर्फ मनोनीत करने का काम करेंगे। अब देखिए यहां पे आप पूछ रहे थे ना कि 12 लोग आएंगे वो कैसे आएंगे, तो मैं आपको यहां पे फिर फोकस करके बताना चाहता हूं। साथियों देखिए हमारे पास 4 चीजें हैं। कला के क्षेत्र से, अगर आप कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आपने कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे उत्कृष्ट आपने काम किया है, तो आपको चुना जा सकता है, आपको मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपको मनोनीत करके राज्यसभा के अंतर्गत
अंदर आपको भेजा जा सकता है। अगर आपने विज्ञान में कोई महारत हासिल किया है, आपने साहित्य में किसी भी प्रकार का कोई भी महारत हासिल किया है, या संस्कृति के क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का आपने महारत हासिल किया है, तो आपको क्या किया जा सकता है, आपको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत करके डायरेक्ट आपको राज्यसभा में उच्च सदन में आपको भेजा जा सकता है। ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। और ये 4 सेक्टर का नाम आपको भूलना नहीं है, कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृत। ये 4 बातें अगर आपने याद कर लिए, देखिए कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृत की बात करता है। और देखिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है किसके आधार पे, तो इसी अनुभव के आधार पे। अगर आपका अनुभव इन 4 सब्जेक्टों में बहुत ही बेहतरीन है तो आपको राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर देंगे। साथ ही साथ जब हम लोकसभा की बात करते हैं साथियों, तो लोकसभा में भी राष्ट्रपति महोदय को मनोनीत करने की पावर होती है। लेकिन किसको मनोनीत करने की पावर होती है? आप तो कहेंगे कि अभी आप बता रहे थे कि चुन करके जनता आती है। जाहिर सी बात है, हमने भी वोट दिया है, हमने भी अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का काम किया है, जो हमारा प्रतिनिधि था। लेकिन ये जो मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति महोदय, ये किसको मनोनीत करेंगे? तो ये जो मनोनीत करने का काम करेंगे, ये एंग्लो इंडियन, आंग्ल समुदाय के लोगों को, आंग्ल भारतीय लोगों को क्या करेंगे? ये मनोनीत करने का काम करेंगे। और कितने लोगों को ये मनोनीत करने का काम करेंगे? तो साथियों यहां पर देख लीजिए, 2 आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो आप यहां पर बैलेंसिंग देख सकते हैं कि राज्यसभा में 12 लोगों को कर सकते हैं मनोनीत, और लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। और वो भी 2 लोग कैसे, किस समुदाय से आने होने चाहिए? तो वो आंग्ल भारतीय होने चाहिए, एंग्लो इंडियन होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे 3rd नंबर के अगर हम पॉइंट को यहां पर देखेंगे, तो 3rd नंबर के पॉइंट में देखिए क्या क्या चीजें आपसे बताया जा रहा है। कह रहा है कि सदस्यों का जो चुनाव होता है, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं साथियों, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बातें बता दिया है कि जो उनका चुनाव होगा वो कैसा होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करके भेजने का काम किया जाता है। उनका कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम यहीं पे लोकसभा की बात करेंगे, तो आप 2024 में अपने प्रतिनिधित्व को क्या करेंगे? आप अपना जो आपका प्रतिनिधि होगा, आप उसको वोट देंगे। वो वोट देने के बाद क्या होंगे? वो जीतेंगे, और जीतने के बाद जा करके लोकसभा में बैठने का काम करेंगे। लेकिन राज्यसभा के साथ इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं किया जाता है। ठीक, ये अस्थाई सदन होता है। और देखिए यहां पे लिखा भी है, यह अस्थाई सदन होता है। जो हमारा राज्यसभा होता है साथियों, ये अस्थाई सदन होता है, लेकिन लोकसभा अस्थाई सदन नहीं होता है। साथ ही साथ यहां पर देखिए अप्रत्यक्ष रूप से यहां पे भेजने का काम किया जाता है, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं यहीं पे कि लोकसभा क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से आप क्या करते हैं? वयस्क मताधिकार का अपने प्रयोग करते हैं। और उस वयस्क मताधिकार का आप प्रयोग करके अपने नेताजी को आप चुनने का काम करते हैं। जिस नेताजी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, वो नेताजी क्या बनेंगे? वो नेताजी सांसद महोदय बनेंगे। और सांसद महोदय बनने के बाद वो सीधे जाकर के कहां बैठेंगे? वो पार्लियामेंट के अंतर्गत बैठेंगे, और पार्लियामेंट में बैठ करके वो कानून बनाने का काम करेंगे। ये बात आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं या फिर राज्यसभा की बात करते हैं। देखिए इसका जो कार्यकाल होता है साथियों, ये 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति इसके पूर्व भी अगर वो चाहता है कि लोकसभा अच्छे से नहीं काम कर पा रही है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है? वो उसको विघटन भी कर सकता है। ये वर्डिंग्स आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको विघटन किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है 5 साल से पहले भी। तो इन दोनों में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये अंतर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट लेवल के हम अंतर को यहां पर देखेंगे। अब आप देखिए सामान्य विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर को हम देखेंगे कि किसको हम सामान्य विधेयक कहते हैं और किसको हम धन विधेयक कहते हैं। इन दोनों विधेयकों में किस प्रकार का अंतर होता है, इन दोनों विधेयकों का क्या हमारे परीक्षा से किसी भी प्रकार का कोई भी ताल्लुक है? तो जी हां साथियों, मैं आप सभी लोगों से बार बार ये कहना चाहूंगा कि इसका परीक्षा से, आपके हर एक छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके परीक्षा से ताल्लुक है। अगर हम यहीं पे सामान्य विधेयक की बात करते हैं कि किसको हम लोग सामान्य विधेयक कहते हैं, और धन विधेयक की बात करते हैं तो किसको हम लोग धन विधेयक कहते हैं।
देखिए दोनों में अंतर देखिए। अगर हम सामान्य की बात करते हैं, सामान्य विधेयक की बात करते हैं, तो साथियों कह रहा है यह संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अगर हम सामान्य विधेयक की बात करते हैं तो संसद के दो सदन, इसीलिए पहले अभी मैंने आपको लोकसभा साथ साथ राज्यसभा दोनों सभा मैंने आपके सामने दिखाने का काम किया है। तो ये यही बात कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में सामान्य विधेयकों को क्या किया जा सकता है, पूरा स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अगर जहां पे भी हम धन विधेयक की बात करेंगे साथियों, किसकी बात करेंगे, जहां पर हम धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक में केवल और केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा अंतर है सामान्य विधेयक में और धन विधेयक में, और इसी अंतर को जानना आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इस प्रकार के अंतर को जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं कि जो सामान्य विधेयक होता है वो दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, दोनों सदनों में पूरा स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में करे या चाहे फिर वो राज्यसभा में करे। लेकिन अगर हम धन विधेयक की जहां बात करेंगे तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पूरा स्थापित, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहां पे आप देख भी सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो जिक्र किया गया है वो लोकसभा का ही जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पे दोनों सदनों की बात की जाती है, और यही अंतर होता है, और इसी अंतर को आपको जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसी अंतर को मैं बताने के लिए यहां पे आपके सामने आया हूं। अब यहां पे फिर आप देखिए सामान्य विधेयक की बात कर रहा है, फिर धन विधेयक की बात कर रहा है। जब हम सामान्य विधेयक के मामले में बात करेंगे साथियों तो देखिए क्या कर रहा है, सामान्य विधेयक के मामले में लोकसभा एवं राज्यसभा में अधिकतम समानता है। यहां पे सामान्य विधेयक की बात करेंगे तो दोनों में आपको सिमिलरिटीज, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखने के लिए मिल रही है। क्या सिमिलरिटीज देखने के लिए मिल रही है कि भाई किसी में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा स्थापित कर सकते हैं। इसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी खींचतान नहीं है कि नहीं ये पूरा स्थापित होगा तो यहीं पे होगा, अन्यथा कहीं नहीं होगा। ये बात आप समझ लिए अगर हम सामान्य विधेयक की बात करते हैं। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, क्यों धन विधेयक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा ही इसके लिए सबसे प्रबल दावेदार है। तो आइए अब धन विधेयक के बारे में भी हम यहां पे बात करते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा सीमित शक्ति है। भाई संसद का तो दोनों पार्ट है, कहा जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीन चीज आपको देखने के लिए मिलता है कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीन चीज आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक में ऐसा क्या होता है जिसमें राज्यसभा की पावर को ही कम कर देता है। यहां पे आपको देखने के लिए दोस्तों मिल रहा होगा, यह कहा जा रहा है कि जब धन विधेयक के मामले की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा यहां पे सीमित शक्ति होती है। शक्ति किसकी कम हो जाती है, तो राज्यसभा की जो शक्ति होती है साथियों, यहां पे अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी शक्ति यहां पे कम हो जाती है। और यह चीज हमारा धन विधेयक यहां पे हमको बताने का काम करता है। और इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव टाइप का मैटर होता है जब हम धन विधेयक की बात करते हैं। साथियों सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास इतनी पावर होती है कि वो 14 दिन तक इसको होल्ड करके रख सकता है। अगर उस पर सहमति देता है तो भी अच्छी बात है, नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि सहमति उन्होंने दे दिया है। थर्ड वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर का क्या डिफरेंस इसमें होने वाला है, तो तीसरे नंबर के बीच डिफरेंस को हम यहां पर देखेंगे। किसके बीच अंतर देखेंगे, तो सामान्य विधेयक के अंतर देखेंगे और धन विधेयक के अंदर हम अंतर को देखेंगे। यहां पर देखिए सामान्य विधेयक को पूरा स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब देखिए अगर हम सामान्य विधेयक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को यहां पे बताने का या फिर उनसे अनुमति लेने का किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, क्योंकि धन विधेयक हमारा सेंसिटिव मैटर होता है, जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तब उसको जब हम पूरा स्थापित करेंगे उससे पूर्व हमें क्या करना पड़ता है, उससे पूर्व हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है कि राष्ट्रपति महोदय हम धन विधेयकों को पेश करना चाहते हैं लोकसभा में, क्या आप अनुमति देना
दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय अपना अनुमति दे रहे हैं तो हम धन विधेयकों को क्या करेंगे, हम धन विधेयकों को लोकसभा में ही पेश करेंगे, अन्यथा कहीं पहले पेश नहीं करेंगे। यह बात गांठ मान करके रख लीजिएगा जब हम सामान्य विधेयक की बात करेंगे और धन विधेयक की बात करेंगे तो। आगे आइए, चौथे नंबर का डिफरेंस यहां पर देखिए कि चौथे नंबर के डिफरेंस में आपको क्या यहां पर देखने के लिए मिलता है। चौथा नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है साथियों सामान्य विधेयक के अंतर्गत और धन विधेयक के अंतर्गत। सामान्य विधेयक यहां पे आपसे कह रहा है कि सामान्य विधेयक की दशा में यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाती है। और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग कब होता है, ज्वाइंट सिटिंग को कौन कॉल आउट करता है, जो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है। तो साथियों ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाया जाता है। उसकी अध्यक्षता की हम बात करें तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता कराई जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है। ये सारी की सारी बातें आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से आर्टिकल नंबर 108 कहां से 108 सेक्शन आर्टिकल नंबर 108 से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछने का काम किया गया। साथ ही साथ आपके मुख्य परीक्षा में भी आर्टिकल नंबर 108 से क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है। इसी संयुक्त बैठक से क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा आपको। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो जाता है, कहा जाता है ना बैठो, बैठ करके एडीआर मैकेनिज्म हम कर लेते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट निकाल लेते हैं। भैया क्या राज्यसभा को क्या तकलीफ हो गया है, लोकसभा को क्या तकलीफ हो गया है, दोनों को एक साथ बैठाएंगे और दोनों की बातों को सुनेंगे और फिर उसके बाद से हम एक निष्कर्षण यहां पर दे देंगे। उसी को ज्वाइंट सीटिंग के नाम से जानते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 108 में फॉल करता है। साथ ही साथ अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक यहां पे क्या कहता है, धन विधेयक को भी जानना साथियों बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जब जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक की दशा में यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो यहां पे भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक में ही ज्वाइंट सीटिंग कंडक्ट कराई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ बुलाई जा सकती है। लेकिन जहां जहां धन विधेयक का बात आएगा वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी संयुक्त बैठक नहीं कराई जाएगी। और यह बात आप सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से बार बार रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। निगेटिव टर्मिनोलॉजीज के जो क्वेश्चन है वो आपसे यहां पे बन रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। और मेरे बार बार फोकस करने का मतलब यह होता है कि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है। आइए नेक्स्ट अंतर को हम यहां पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट अंतर आपके सामने क्या आता है। साथियों अभी आप लोगों ने देखा है, यहां पे दे रहा है धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में अंतर। धन विधेयकों को अभी आप लोगों ने यहां पे पढ़ने का काम किया है कि क्या होता है धन विधेयक, किसको कहा जाता है धन विधेयक। यहां पे भी एज यूजुअल आपको धन विधेयक से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन यहां पे एक नया टर्म आ गया है वित्त विधेयक। ये वित्त विधेयक क्या होता है, किसको हम लोग वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। तो साथियों मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि वित्त विधेयक अलग होता है, धन विधेयक अलग होता है, सामान्य विधेयक भी अलग होता है। देखिए यहां पे जो पहला चीज आपको दे रहा है, कह रहा है प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। जितने भी धन विधेयक होते हैं साथियों कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, सबसे तो पहले वो वित्त विधेयक के अंतर्गत वो फॉल करते हैं, उसके अंतर्गत उसको कंसीडर किया जाता है। यह बात आपको जानना और समझना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे वित्त विधेयक की बात करते हैं तो वित्त विधेयक क्या कहता है, किसको हम लोग वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। कह रहा है प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक धन जो होता है, जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यह बात एज यूजुअल एज इट इज आपको जानने की आवश्यकता है। और रीजन एंड असर्शन बेस्ड निगेटिव टर्मिनोलॉजी के आपके क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने का काम किया जाता है। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि
यहाँ पे मनी बिल की बात करते हैं, धन विधेयक की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको ये प्रोवाइड कर रखा है। तो दूसरे पॉइंट को आप यहां पर देखिए, कर रहा है अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से लेकर के 6 तक में धन विधेयक को श्रेणी में आता है। ये सभी के सभी अनुच्छेद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 110 पढ़ेंगे और उसके खंड 1 को जब हम पढ़ेंगे तो खंड 1 में क से लेकर के 6 तक के विषय जो भी होंगे वो धन विधेयक की श्रेणी में फॉल करते हैं। यह बात आपको जान करके रखना होगा जब जब हम मनी बिल की, जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल बेस्ड भी आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली आपसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। जैसे कि मैंने ज्वाइंट सीटिंग के आर्टिकल को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर रखा है। इसी तरह आपको मनी बिल के भी आपको आर्टिकल्स को जानना जरूरी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर रखा है, 110 के अंतर्गत प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन जब हम यहीं पे बात करेंगे फिर साथियों वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक क्या कहता है? वित्त विधेयक इन विषयों के साथ साथ अन्य विषयों से भी संबंधित होता है। वित्त विधेयक क्या हो रहा है? इन विषयों के साथ साथ अन्य विषयों से भी क्या हो रहा है? संबंधित हो रहा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको जान करके रखना होगा। थर्ड नंबर के अगर हम इसके डिफरेंस को देखते हैं तो थर्ड नंबर वाले डिफरेंस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? फिर हम धन विधेयक के पास आएंगे। कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, एक ही बार मात्र भेजा जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा भाई अगर तुम्हारे पास लगता है कि पास नहीं करोगे, तुम विथ होल्ड करके रख लोगे, फिर भी हम 14 दिन बाद मान लेंगे कि धन विधेयकों को आपने क्या कर दिया है? धन विधेयकों को आपने पास कर दिया है, यह प्रिज्यूम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम वित्त विधेयकों को यहां पर देखेंगे कि वित्त विधेयक क्या होता है, तो वित्त विधेयक के श्रेणी में आइए। कर वित्त विधेयक भी राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। ना धन विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है राज्यसभा में, न ही वित्त विधेयक को पूरा स्थापित किया जा सकता है राज्यसभा में। तो इन दोनों बातों को आपको जान करके रखना होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धन विधेयक से रिलेटेड और वित्त विधेयक से रिलेटेड। फिर यहां पे आइए चौथे नंबर के इसके डिफरेंस को देखिए। चौथा नंबर का इसका डिफरेंस आपसे क्या कहना चाहता है? कह रहा है धन विधेयक के संबंध राज्यसभा का अधिकार सीमित है। यहां पे अगर हम धन विधेयक के संबंध में बात करते हैं साथियों, तो जाहिर सी बात है, मैं इनिशियल स्टेजेस से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि धन विधेयक में राज्यसभा इतना छोटा हो जाता है, लेकिन अन्य मामले में वो बड़ा सा रुख अपना सकता है। लेकिन जहां पे धन विधेयक आएगा वहां पे राज्यसभा इतना छोटा आपको नजर आएगा, क्योंकि इसको लेकर के उसके पास ज्यादा पावर धन विधेयक के लिए नहीं दिया गया है। और धन विधेयक आपको कहां दे रखा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत आपको धन विधेयक दे रखा है। जब हम बात करेंगे वित्त विधेयक के बारे में, तो वित्त विधेयक आपसे क्या कहता है? कह रहा है वित्त विधेयक सामान्य विधेयक की भांति होती है। जो वित्त विधेयक होती है, जो फाइनेंशियल बिल होता है, ये क्या होता है साथियों? ये सामान्य विधेयक की भांति होती है। जिस प्रकार से सभी विधेयक निकलते हैं, जो भी बिल्स निकाले जाते हैं, एज यूजुअल उसी विधेयक की भांति होती है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यह जो वित्त विधेयक की हम बात करते हैं, इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या होना चाहिए? संसद के दोनों के सदनों के द्वारा इसको स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने धन विधेयक को ऑब्जर्व किया था, धन विधेयक में ऐसा कुछ नहीं था। धन विधेयक में यह था कि राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा अगर अस्वीकृत करती है तो 14 दिन बाद उसको क्या मान लिया जाता है? मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है, इसको फाइनल कर दिया है। लेकिन अगर हम यहीं पे वित्त विधेयक की बात करेंगे तो वित्त विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। वित्त विधेयक कहता है कि भैया दोनों सदनों से स्वीकृति होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये क्या हुआ है, इस बिल को, ड्राफ्ट को, इसको पास किया गया, अन्यथा ये वित्त विधेयक पास नहीं किया गया है। तो ये गणित है धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, सामान्य विधेयक में, आप सभी को ये जानने की जरूरत है। अब यहां पर देखिए धन विधेयक से रिलेटेड फिर एक और फैक्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जाहिर सी बात है, जब यहां पे राज्यसभा को किसी भी प्रकार का कोई भी पावर ही नहीं दे रहा है, तो किस प्रकार का ज्वाइंट सीटिंग? जब हम ज्वाइंट सीटिंग की बात करेंगे तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 108 के पास हम जाएंगे, क्योंकि वही हमको ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करेंगे तब हम किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वाइंट सीटिंग कंडक्ट
नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के राज्यसभा के पास कोई बहुत मोटा तगड़ा, बहुत भारी भरकम कोई भी पावर नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम वित्त विधेयक की बात करते हैं तो वित्त विधेयक हमारा क्या कहता है, वित्त विधेयक को लेकर के क्या आर्टिकल 108 हमारा यहाँ पे संयुक्त बैठक बुला सकता है कि नहीं बुला सकता है, इसको हमको जानने की आवश्यकता है। इसलिए बुला सकता है क्योंकि अभी आप लोगों ने पीछे वाला यहाँ पर देखा था कि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। तो साथियों, जब दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए तो वित्त विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाएगा, दोनों सदनों को बुलाया जाएगा। बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय करेंगे। वहां का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा हमारा लोकसभा का स्पीकर बनेगा। कौन बनेगा, तो लोकसभा का स्पीकर बनेगा। ये सभी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में यदि गतिरोध हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यह है साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धन विधेयक अलग है, वित्त विधेयक अलग है, और जो साधारण विधेयक था वो साधारण विधेयक आपका अलग था। तो इस प्रकार से जो भी कंटेंट आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं साथियों, इन सभी कंटेंट्स को एक एक करके मैं आपके सामने रखने का काम किया हूं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को यह दिखाया है कि 3 प्रकार के विधेयकों को मैं लेकर के आया था। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, आप लोगों ने इसको भी समझ लिया है कि किसको हम धन विधेयक कहते हैं, किसको हम वित्त विधेयक कहते हैं, सामान्य विधेयक किसको कहते हैं, और धन विधेयक में अंतर क्या होता है, राज्यसभा तथा लोकसभा में क्या अंतर होता है। इन सभी चीजों को आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व करने का काम किया। इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट आता है तो साथियों हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है और मैं सभी के कमेंट्स का धूमधाम से स्वागत करता हूं। सभी लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उनको लगता है कि नहीं, इस पे हमें और भी कंटेंट जानने की आवश्यकता है, मुझे इस पे और भी आर्टिकल वाइज हमको कंटेंट जानना है, इसको और डिस्क्रिप्टिव लेवल से हमको पढ़ना है, तो वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उनके लिए अलग से एक और सेशन लेकर के आऊंगा और एक एक चीज को अलग से बाइफरकेट करके आधे घंटे के क्लास में, एक घंटे के क्लास में जितना हो सकता है मुझसे पॉसिबल उतना चीजों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये इस टाइप के जो टॉपिक मैं लेकर के आता हूं ये आपके हर एक छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ही एग्जाम में इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन देख लीजिए, बैंक लेवल का एग्जामिनेशन देख लीजिए, जुडिशरी लेवल का एग्जामिनेशन देख लीजिए, इन सभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला एज अ जीएस के तौर पे आपसे क्वेश्चन है। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।